Hey guys, welcome back to the Animania Toon Explainer, and today we are explaining Vinland Saga Season 2. स्टोरी स्टार्ट होती है एक रैंडम कैरेक्टर से जिसका नाम होता है एइनार, जो कि नॉर्थन इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में रहता था। एइनार एक पेड़ को काट रहा होता है और तभी उसकी माँ उस पर चिल्लाती है, इसे काटना बंद कर, ऐसा ना हो वो हमारे घर पर ही गिर जाए। फिर खाना खाते हुए उसकी माँ एइनार से पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रहे थे? तो वो बताता है मैं बैटल के लिए खुद को रेडी कर रहा था, मैं इस विलेज को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पहले भी इस पर हमला हो चुका है और हमने बहुत मुश्किल से दोबारा इसे बिल्ड किया है। अगले दिन रात को विलेज पर डेनिस का हमला हो जाता है। एइनार की माँ लोटा को कहती है तुम नदी की तरफ भागो, हम तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। इसके बाद वो एइनार के साथ भाग रही होती है कि उसे तीर लग जाता है। एइनार और लोटा उसके पास आते हैं, वो उन्हें कहती है भाग जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए बस जियो, और फिर वो वहीं मर जाती है। वहाँ वो लोग आते हैं और एक आदमी लोटा को उठाकर ले जाने लगता है। लोटा अपनी हेयर पिन उस आदमी के कमर में मार देती है और वो गुस्से में अपनी एक्स से उस पर वार करता है, जिससे लोटा की भी डेथ हो जाती है। एइनार अंदर से एकदम टूट जाता है क्योंकि उसकी माँ और बहन को उसके सामने मार दिया गया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर वो लोग एइनार को ले जाते हैं, ये कहते हुए कि इसे हम अच्छे दामों में बेचेंगे। इसके बाद एइनार एक बोट पर होता है, वहाँ पर कई स्लेव्स थे। एक स्लेव औरत बीमार होती है और वो लोग उसे समुद्र में फेंक देते हैं। वो लोग उन सभी स्लेव को स्लेव मार्केट ले जाते हैं। एइनार वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी उसे पकड़ लेता है और बाकी स्लेव को कहता है तुम्हारे पास यहाँ कुछ नहीं है, तुम सब स्लेव हो, भागने का कोई फायदा नहीं, तुम अपने घर से बहुत दूर आ चुके हो, खुद को रेडी रखो बिकने के लिए और किसी की गुलामी के लिए। अगले दिन मिस्टर लीफ एइनार को देखते हैं और स्लेव ट्रेडर उसे एइनार को बेचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लीफ कहता है मैं एक छोटा लड़का ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम थॉरफिन है और वो शॉर्ट है। इसके बाद लीफ एइनार को सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। फिर एक और बायर केटल वहां आता है, वो एइनार से उसके बारे में पूछता है तो एइनार बताता है मैं इंग्लैंड में एक फार्मर था, तो वो एइनार को खरीद कर अपने फार्म पर ले जाता है। वहाँ केटल अपने ही एक स्लेव को बुलाता है जो कि होता है थॉरफिन। थॉरफिन को देखकर एइनार को याद आता है कि वो इंसान इसी के बारे में पूछ रहा था। वहाँ पहली बार वो थॉरफिन से मिलता है। जिस थॉरफिन ने बैटलफील्ड में थॉरगिल को हराया था वो अब एक फार्म में काम कर रहा है स्लेव बनकर। उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी थी। फिर केटल एइनार और थॉरफिन को आपस में इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है आज से तुम दोनों दोस्त हो और दोनों एक ही काम करोगे। वो फर्दर एक्सप्लेन करता है ये जो फॉरेस्ट का नजर आ रहे हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, तुम दोनों इसे मुझे बोरो करके सारे पेड़ काटोगे और इस पर गेहूं उगाओगे, फिर वो फसल मैं तुमसे अच्छी प्राइस पर खरीद लूंगा और जब तुम्हारे पास उतनी कीमत आ जाएगी जो मैंने तुम्हें खरीदने में लगाई थी उससे डबल, तो तुम अपनी फ्रीडम बाई कर सकोगे और तुम्हें ये करने में कम से कम 3 साल लगेंगे। एइनार खुश हो जाता है और पार्टर उन्हें बताता है मैंने भी यही किया था, मैंने अपनी आजादी खरीदी थी। केटल एइनार से कहता है आज के दिन तुम रेस्ट करो और थॉरफिन को ऑब्जर्व करो कि वो कैसे काम करता है। एइनार और थॉरफिन फॉरेस्ट में चले जाते हैं और एइनार पेड़ काटने लगता है लेकिन उसका एक्स पेड़ में अटक जाता है। थॉरफिन कहता है उन्होंने तुमसे कहा था कि आज आराम करो और मुझे देखो। काम करते हुए एइनार थक जाता है और उसे भूख लगती है, तो थॉरफिन कहता है कि फार्म वर्कर आते ही होंगे, वो खाना दे जाएंगे। फार्म वर्कर्स वहां आते हैं और बचा कुचा खाना उन्हें दे देते हैं। एइनार को गुस्सा आता है तो वो लोग उससे कहते हैं हम तुम्हारी तरह स्लेव नहीं है और हम तुम्हारे लिए खाना लाए हैं, इसलिए हमें थैंक्स बोलो। थॉरफिन एइनार से खाना लेकर उन्हें थैंक्स बोल देता है और मामला ठंडा कर देता है। इसके बाद एइनार केटल को फार्म वर्कर की शिकायत लगाने की कोशिश करता है लेकिन वो एक खूबसूरत लड़की को देखकर खामोश हो जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन केटल अपने बेटे ओलमार को फसल काटने का तरीका बता रहा था लेकिन वो चिढ़ जाता है। वो कहता है मुझे ये काम पसंद नहीं और वहां से भाग जाता है। रात के टाइम ओमार तलवार लिए एक लड़की को बताता है कि मैं इंग्लैंड की फोर्सेस के साथ शामिल होना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है आपको केटल के फार्म्स अपने कंट्रोल में लेने चाहिए और वो लड़की ओमार को अपने साथ सोने को कहती है। उस लड़की के पेरेंट्स बाहर मौजूद होते हैं इस होप में कि ओमार उसके साथ बच्चा पैदा करेगा और वो इससे एडवांटेज लेंगे। ओमार गुस्से में बाहर आता है और कहता है तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, हमारी प्रॉपर्टी में हिस्सा लेना चाहते हो, और वो वहां से चला जाता है। रात को एइनार थॉरफिन को बताता है उसके विलेज पर पहले डेनिस फोर्स ने हमला किया, मेरे डैड उन्हें रोकते हुए मारे गए, फिर दोबारा डेनिस ने हमला किया और विलेज तबाह कर दिया, तब सिर्फ मैं बचा था। फिर 2 लोग फॉक्स और वेजर ओमार को अपने साथ ले जाते हैं। ओमार ड्रिंक करके कंप्लेन करने लगता है कि मुझे कोई नहीं समझता। ओमार उनसे पूछता है तुम वॉरियर्स हो लेकिन तुम्हें कभी कुछ नहीं करते हुए देखा। फॉक्स कहता है इस विलेज में पीस हमने मेंटेन किया है और हमारा काम है इस फार्म को चोरों से बचाना। ओमार उन्हें कहता है अपनी तलवार निकालो और अपनी स्किल्स दिखाओ। फॉक्स और वेजर टेबल को धक्का देते हैं और ओमार नीचे गिर जाता है। वो रोने लगता है कि मैं कितना वीक हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तब फॉक्स उससे कहता है अगर तुम असली मर्द बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी को जान से मारना होगा। ओमार पूछता है किसे मारूं? फॉक्स कहता है कि किसी स्लेव को। सुबह थॉरफिन और एइनार कुएं की तरफ मुंह धोने जाते हैं। वहाँ वो लड़की एइनार से बोलती है मैं भी एक स्लेव हूँ। वो एइनार से थोड़ी बातें करती है और उसे कॉम्प्लीमेंट देती है। तभी वहाँ फॉक्स और वेजर आते हैं। वो एइनार और थॉरफिन को अपने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ जाकर वो ओमार से कहते हैं अब इनमें से एक को मारो और मर्द बनो। एइनार अपनी हिफाजत के लिए ओमार पर टूट पड़ता है लेकिन थॉरफिन कहता है तुम मुझे मार लो, एइनार को जाने दो। तो फॉक्स थॉरफिन के सामने आता है और कहता है तुम्हें मौत का डर होना चाहिए, और थॉरफिन को तलवार से पार करता रहता है लेकिन थॉरफिन नहीं डरता। वो थॉरफिन का आधा कान काट देता है। तब थॉरफिन कहता है हम सब मौत से इतना क्यों डरते हैं, मौत तो एक नॉर्मल चीज है, हर किसी के साथ होने वाली है, फिर भी हम इसे दर्द और डर के रूप में क्यों देखते हैं? क्या ये सच में इतनी बुरी चीज है या सिर्फ हमने इसे गलत समझा है? क्योंकि जब से मैं जी रहा हूँ मेरे साथ एक भी चीज अच्छी नहीं हुई है। थॉरफिन अपने जीने की विल खो चुका था, अब उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। तभी वहाँ स्नेक उनका लीडर आता है और फॉक्स को रोक देता है। स्नेक को देखते ही फॉक्स डर जाता है। वो फॉक्स को पास बुलाता है और उसके मुंह पर एक घूंसा मारता है। फॉक्स वहीं गिर जाता है। फिर स्नेक बेजर से पूछता है मुझे ये बताओ ये हो क्या रहा है? बेजर उसे बताता है कि ओवर स्मार्ट बनना आता है, इसीलिए स्नेक अपनी तरफ से थॉरफिन से माफी मांगता है और तभी उस पर तलवार से हमला करने ही वाला होता है लेकिन थॉरफिन को उसमें एस्कलाट की परछाई दिखती है। वो भी उस पर इसी स्टैंड से वार करता था। ये देखकर थॉरफिन उसे किक कर
करता है जो स्नेक रोक लेता है। फिर वो थॉरफिन से कहता है, देखा तुम्हारी बॉडी तुम्हें बताना चाहती है कि तुम अभी मरने के लिए रेडी नहीं हो। स्नेक अपने आदमी को वार्न करता है कि दोबारा ऐसा ना हो और वहां से चला जाता है। एइनार हैरान होता है और थॉरफिन से पूछता है कि तुम हो कौन। फिर पार्टर बाद में एइनार और थॉरफिन की मरहम पट्टी करता है और उनसे कहता है नेक्स्ट टाइम वो लोग तुम्हें बुलाए तो उनके पास मत जाना। एइनार उसे थैंक्स करता है तो वो कहता है मेरे अलावा स्नेक को भी थैंक्स करना चाहिए, उसने तुम्हारी खबर मुझे दी थी। इसके बाद थॉरफिन फिर से पेड़ काटने चला जाता है। एइनार उससे फिर पूछता है कि तुम कौन हो। फिर थॉरफिन कहता है मैं डेनिस के साथ था इंग्लैंड कॉन्कर करने में, मैं एक वॉरियर हूँ, क्या अब तुम्हें मुझसे नफरत है। रात के टाइम एइनार को अपना जलता हुआ गांव याद आता है, वो भयानक मंजर जहाँ डेनिस ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसकी आंखों के सामने वही आग वही चीखें घूम रही होती हैं। गुस्से और डर से भरा हुआ वो थॉरफिन के पास आता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसमें हिम्मत नहीं होती और वो पीछे हट जाता है। इसी बीच थॉरफिन नींद में बुरा ख्वाब देखते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है जैसे अपने पास्ट के अंधेरों में फंस गया हो। एइनार उसे जगाता है। थॉरफिन थके हुए और टूट चुकी आवाज में कहता है मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। एइनार हल्का सा रुककर कहता है हम अब भी खा पी सकते हैं, वादे कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट। आखिर किसने हमें अब तक जिंदा रखा है, और वैसे भी तुम वो नहीं हो जिसने मेरी फैमिली को मारा था, तो चुप करके सो जाओ। दूसरी तरफ विनलैंड सागा की पॉलिटिकल स्टोरी भी उतनी ही इंटेंस हो जाती है। हमें दिखाया जाता है कैन्यूट जो कि बिल्कुल बदल चुका था। कैन्यूट मार्च करते हुए अपने पास्ट को याद करता है, कैसे उसने किंग स्विन को मारा था और उसके बाद इंग्लैंड में डेनिस वाइकिंग आर्मी की कमांड संभाली थी। दूसरी तरफ एथेल्ड द सेकंड एक्साइल से वापस आ जाता है और ये दोनों खुद को इंग्लैंड का किंग क्लेम करते हैं, जिसके कारण उनकी जंग शुरू हो जाती है। कैन्यूट मर्सिया पहुंचता है और गुनार से पूछता है मेरे सोल्जर्स क्या कर रहे हैं। वो कहता है सोल्जर्स लूट मार कर रहे हैं और लड़कियों को बंदी बना रहे हैं ताकि उन्हें बेच सके। कैन्यूट का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो कहता है उनके सर काट दो, मुझे ऐसे सोल्जर नहीं चाहिए जिनमें डिसिप्लिन नहीं। इसके बाद वहां थॉरकिल आता है जो कैन्यूट पर गुस्सा था। एक तो उसने किंग स्विन को उसे मारने नहीं दिया, तब तुमने टांग अड़ा दी, और तुमने कब से मुझे फाइट से रोका हुआ है। मैंने तुम्हें बोला था तुम पर नजर रखूंगा, तुम किस टाइप के आदमी बनते हो और किंग बनकर क्या करते हो, बट तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया। तुम अब मुझे और खुद को जंग से नहीं बचा पाओगे। फिर वुल्फ कहता है इसमें एथर्ड का बेटा एडमुंड है, इसे हराने में हमारी मदद करो। थॉरकिल और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं अपनी मर्जी से लड़ता हूँ, और फिर वो वहां से चला जाता है बैटलफील्ड को छोड़कर, जैसे उसे अब किसी का हुक्म मंजूरी नहीं है। इसके बाद कैन्यूट एड्रिक से मिलता है तो 4000 सिल्वर ऑफर करता है मर्सिया छोड़ने के लिए, और एक्स्ट्रा 4000 भी अगर कैन्यूट ऐसा करे तो। कैन्यूट हल्का सा मुस्कुराकर कहता है ये चीफ ऑफर है, तुम मुझे मेरा एरिया छोड़ने को बोल रहे हो तीसरी चीज के लिए, और कहता है अगर तुम चाहते हो मर्सिया में पीस हो तो किंग का सर लाओ, मैं मर्सिया छोड़ दूंगा। एड्रिक एथियल्ड को धोखा नहीं देना चाहता था तो कैन्यूट उसे बाहर ले जाता है और अपने आदमी को इशारा करता है, वो आग लगा देते हैं। एड्रिक हैरान होकर पूछता है ये किस चीज का इशारा है, तो उसका बेटा उसे दिखाता है कि पूरे मर्सिया में जगह जगह आग लगी है, जैसे हर तरफ तबाही फैल रही हो। कैन्यूट उसे फिर से ऑफर करता है एथर्ड का सर लाओ और पीस पाओ। अगले साल अप्रैल के दिन 16 को किंग एथर्ड की मौत हो जाती है किसी बीमारी की वजह से। फिर उसका बेटा एडमंड थ्रोन संभालता है और वो कैन्यूट के रास्ते में रुकावटें खड़ी करता है, बट 7 महीने बाद वो भी मर जाता है किसी बीमारी की वजह से, और कैन्यूट ऑफिशियली इंग्लैंड का किंग बन जाता है अपनी रूथलेस स्ट्रेटेजी के साथ। फिर सीन शिफ्ट होता है एइनार और थॉरफिन पर। उन्हें पेड़ काटने में बहुत दिक्कतें होती थी, उनके हाथ छिल जाते थे और सांस फूल जाती थी, तो वो दोनों अपना काम आसान बनाने के लिए एक हॉर्स बोरो करने जाते हैं, बट उन्हें घोड़ा नहीं दिया जाता। थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर वो एक खेत के पास से गुजरते हैं और एक बूढ़ा किसान उन्हें बुलाता है जिसका नाम सर्कल होता है। वो कहता है मैं तुम्हें एक शर्त पर घोड़ा दे सकता हूँ। वो उनसे खेत में से पत्थर निकलवाता है, फिर वो दोनों उसके लिए लकड़ियां इकट्ठा करते हैं। एइनार थॉरफिन से कह रहा होता है कि बुढ़ा हमें घोड़ा देगा भी या बस अपने काम करवाता रहेगा, तो सर्कल खिड़की से कहता है घोड़ा लेने के लिए पहले तो मेरा काम करना पड़ेगा। इसके बाद वो घोड़ा ले जाते हैं जिससे उनका काम कई गुना आसान हो गया था। फिर वो लोग खेतों में हल चलाते हैं और बारिश होने लगती है जो सीन को और भी पीसफुल बना देती है। वो सर्कल के घर जाते हैं, वहाँ केटल सर्कल से बहस कर रहा होता है कि डैड आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, आप खेतों में गिर गए तब स्नेक आपको टाइम पर घर ले आया। सर्कल कहता है मेरे काम में टांग मत अड़ा। केटल वहाँ से जाने लगता है और उन दोनों को देखकर पूछता है यहाँ क्या कर रहे हो। एइनार बताता है कि हम बस ओल्ड मास्टर के काम कर रहे हैं। केटल सर्कल को कहता है ये मेरे स्लेब्स हैं, इनसे अपने काम मत निकलवाओ। एइनार और थॉरफिन अंदर जाते हैं, वहाँ स्नेक सो रहा होता है और खाने की खुशबू से जग जाता है जैसे उसका सिक्स सेंस हो। सर्कल उससे कहता है तू बस सोता रहता है और सिर्फ खाने के टाइम रखता है। वो कहता है जब तुम सो रहे होते हो तो मैं अपने आदमियों के साथ फार्म की रखवाली करता हूँ, बिकॉज स्नेक खेतों का बॉडीगार्ड होता है। वो एइनार और थॉरफिन को खाने के लिए बुलाते हैं, वो दोनों भी वहाँ खाना खाते हैं और थोड़ी देर के लिए उन्हें सुकून मिलता है। केटल के फार्म पर एक चोरी हो जाती है और फॉक्स रोवर को ट्रैक करने में फेल होकर वापस लौट आता है। सुबह आर्नेट एइनार को बताती है कि सर्कल ने तुम्हें अपने टूल्स दिए और खाना दिया, वो तुम्हें पसंद करते हैं, तुम एक अच्छे आदमी हो। तारीफ सुनकर एइनार ब्लश करने लगता है और ऑकवर्ड फील करता है। तभी केटल की वाइफ आर्नेट को बुलाकर डांट लगाती है कि तूने ब्रेकफास्ट भी नहीं बनाया, इतनी सुबह तू बस चैटिंग में लगी हुई है उससे। एक स्लेव ही एक स्लेव में इंटरेस्टेड हो सकती है। थॉरगिल केटल का बेटा जो कैन्यूट की आर्मी था वो वॉर से वापस आता है और खाना खाते हुए बताता है केटल एक वॉरियर था अपने टाइम में, जिसे सुनकर एनवायरमेंट थोड़ा सीरियस हो जाता है। जिसके बाद स्नेक 2 बच्चे पकड़ कर लाता है जिन्होंने वो चोरी की होती है। केटल उनका नाम पूछता है, वो लड़का बोलता है मेरा नाम मिस्टर है और इसका नाम थोरा, मेरा बाप कहीं गया और वापस नहीं आया और मेरी माँ घर पर बीमार है, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो वो यहाँ नहीं आ सकती। स्नेक सजेस्ट करता है इन दोनों के बाजू काट दी जाए। इसे सुनकर वहाँ का माहौल हैवी हो जाता है। मेरी बहन को कुछ मत करना, जो सजा देनी है मुझे दो। थॉरगिल कहता है फिर तुम्हारे दोनों बाजू काटने पड़ेंगे। केटल बच्चों को सजा नहीं देना चाहता था, वो उनका नाम पूछकर पता करता है कि उनका बाप हमारे पास ही काम करता था और गायब है। वो सॉल्यूशन सजेस्ट करता है ये बच्चे हमारे पास काम करेंगे, मैं इन्हें काम सिखाऊंगा, इस तरह वो अपने घर के लिए खाना खरीद सकेंगे। तो केटल मान जाता है कि ठीक है इन्हें सजा नहीं मिलेगी, बट पार्टर कहता है कि अगर हमने इन्हें पनिशमेंट नहीं दी तो फिर कई चोरी होंगी, इन्हें पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। थॉरकिल कहता है मैं इन्हें पनिश करूंगा। वो एक हिट करता है और स्टेट दूर जा गिरता है। केटल उसे रोक देता है और कहता है मैं इन्हें खुद पनिश करूंगा। इसके बाद वो उसे पनिश करता है। रात को केटल आर्नेट की गोद में लेटा होता है और कहता है मैं ये सब वायलेंस नहीं झेल सकता। आर्नेट कहती है इसमें आपका कोई कसूर नहीं है।
नहीं। वो कहता है इसलिए ही मैं तुम्हारे पास आता हूँ, अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ, तुम मेरे साथ ही रहना, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ अधूरी है। थॉरफिन को फिर से बुरे सपने आते हैं और उठकर वो काम पर चला जाता है जैसे उनकी लाइफ एक साइकिल बन गई हो। रिटेनर्स उन फसल को लेने आते हैं जो एनार और थॉरफिन ने काटे थे। वहाँ वो उनकी फसल देखते हैं जो जल्दी ग्रो कर रही होती है और वो जेलस फील करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। थॉरफिन एनार को बताता है कि मैं अपने डैड का बदला लेना चाहता था एस्क्लाड से, जिसने मेरे डैड को मारा था, और एस्क्लाड को किसी और ने मार दिया। उसकी आवाज में रिग्रेट था। इसके बाद मैंने लाइफ में सब कुछ खो दिया, मैंने इतने बुरे काम किए कि अब मैं अपने घर भी नहीं जा सकता। और वो वादा कर चुका होता है कि वो किसी पर भी हाथ नहीं उठाएगा और ना जाने लेगा। सर्कल वहाँ आता है और उन दोनों को समुद्र पर ले जाता है। वहाँ वो उन्हें नेट फिशिंग सिखाते हैं और थोड़ी देर के लिए उनकी लाइफ पीसफुल लगती है। इसके बाद वो दोनों अपने खेत में जाते हैं और देखते हैं कि उनकी सारी फसल तबाह हो चुकी थी। ऐना कहता है ये किसी ने जड़ से उखाड़ी है, सारी फसल बर्बाद हो गई और ये रिटेनर से कर सकते हैं जो उनके लिए खाना लाते थे। ऐना गुस्से में उनसे लड़ने के लिए जाने लगता है तो थॉरफिन उसे रोकता है और कहता है हमें पार्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। फिर पार्टर वहाँ आता है और कहता है मुझे इन्वेस्टिगेशन करने दो, कोई ना कोई सुराग तो मिल ही जाएगा। वो पूछता है तुम्हें किसी पर शक है? तो ऐना कहता है हाँ, रिटेनर्स। इसके बाद वो दोनों वापस जा रहे होते हैं और रास्ते में ऐना थॉरफिन को बताता है कि आर्नियन ने उसे बताया वो किटी की फेवरेट बन गई है और अब वो अपनी फ्रीडम हासिल नहीं कर सकती है। उसने फ्रीडम की उम्मीद छोड़ दी है। ऐना बहुत अपसेट होता है और सामने से वही रिटेनर्स आ रहे होते हैं। ऐना गुस्से से उनकी तरफ बढ़ता है, उसकी आंखों में बस गुस्सा ही गुस्सा होता है। थॉरफिन उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी ऐना रिटेनर से पूछता है तुमने हमारी फसल तबाह की? तो वो कहता है वो गेहूं वैसे भी स्लेब में उगाए थे और ये खाने में भी फिल्दी होंगी। ये सुनकर ऐना अपना कंट्रोल खो देता है। वो एक स्लेब था, अगर उसने रिटेनर पे हाथ उठाया तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी, लेकिन वो अपनी फील्ड अपनी फसल से बहुत प्यार करता था। उसने उन्हें बहुत मेहनत से ग्रो किया था, उसका गुस्सा लाजमी था। लेकिन तभी ऐना से पहले थॉरफिन उसे पंच कर देता है इतनी तेजी और जोर से कि उसका जबड़ा टूट जाता है और फिर ऐना उन सभी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। लेकिन थॉरफिन फिर से गिल्ट में चला जाता है कि उसने फिर से वही काम किया। वो लोग उसे बहुत पीटते हैं। थॉरफिन बेहोशी में चला जाता है और एक गहरे ख्वाब में अपने डैड थॉर्स को देखता है। वो थॉर्स के पास जाता है तो थॉर्स कहता है मुझे तुमसे फिर से खून की बू आ रही है, तुमने फिर से किसी को मारा है ना। थॉरफिन नीचे देखता है और शॉक हो जाता है जब उसे दिखता है कि उसने एक छोटे बच्चे को मार दिया है। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बदल कर ऐनार बन जाता है जो उसके गिल्ट को और भी गहरा कर देता है। इसके बाद वो जमीन के नीचे अंधेरे में एस्क्लाड को मिलता है। थॉरफिन उससे पूछता है क्या ये वल्हाला है? तो वो हंसते हुए बताता है नहीं, ये वो जगह है जहाँ बुरे लोगों को फेंका जाता है। एस्क्लाड उसे बताता है कि लोग तुम्हें खींचने आ रहे हैं और तुम्हें नीचे घसीट कर ले जाएंगे। थॉरफिन उन्हें धक्का देना चाहता था तो एस्क्लाड कहता है गौर से देखो, ये वो लोग हैं जिन्हें तुमने मारा है। वो सब उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ा रहे होते हैं। तभी थॉरफिन की आंख खुल जाती है। वो ऐनार को बेहोश देखता है और बहुत घबरा जाता है। फिर वो उसे होश में लाता है। फिर वो दोनों लोग घर जाते हैं और रास्ते में थॉरफिन उसे बताता है कि मैंने कितने इनोसेंट लोगों को मारा है, बिल्कुल तुम्हारी फैमिली जैसे। मेरी तलवार ने सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि बेगुनाह लोगों को भी खत्म किया है। थॉरफिन अब सच में अच्छा इंसान बनना चाहता था, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर। केटिल रिटेनर्स को बताता है कि ऐनार और थॉरफिन को सजा नहीं मिलेगी। रिटेनर्स गुस्सा होते हैं तो केटिल उन्हें बताता है अपने कोट का बटन दिखाओ, क्योंकि वो बटन पार्टर को उन खेतों से मिला था। एक रिटेनर पूछता है तुम्हारा वो कोट कहाँ है जो तुम रोज पहनते हो? इसके बाद केटिल सिचुएशन को पलट देता है और सबसे कहता है कि जंगली चोरों ने फसल तबाह की और ऐसे किसी को भी पनिशमेंट नहीं दी जाती। उनके जाने के बाद पार्टर केटिल को थैंक्स करता है और केटिल कहता है तुम एक स्ट्रॉन्ग आदमी और बहुत समझदार और काइंड हो। तो पार्टर कहता है मैं पहले कभी एक स्लेव हुआ करता था, इसलिए मैं सब समझता हूँ। 3 साल गुजर जाते हैं और वक्त के साथ ऐनार और थॉरफिन आखिरी पेड़ काटकर गिरा देते हैं। उनकी मेहनत फाइनली रंग लाती है। ऐनार पूछता है जब तुम फ्री हो जाओगे तब क्या करोगे? थॉरफिन कहता है मैं दुनिया को जंग और स्लेवरी से आजाद करूंगा, एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई किसी को हर्ट ना करे। ऐनार कहता है जंग के बिना लाइफ स्लेवरी ही होगी जैसे वो अभी जी रहे हैं। इसके बाद केटिल वहाँ आता है और उन्हें बधाई देता है। वो कहता है फसल उगाने के बाद मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा, तब तुम फ्री हो जाओगे, ये तुम्हारी मेहनत का रिवॉर्ड है। वो दोनों खुशी से भर जाते हैं। तो केटिल कहता है इतनी जल्दी सेलिब्रेट मत करो, अभी मैं जेलिंग जा रहा हूँ किंग हराल्ड से मिलने। जब मैं वापस आऊंगा तब इन सब मैटर्स को देखूंगा। जेलिंग पहुंचने पर पॉलिटिकल टेंशन और बढ़ जाता है। वहाँ बुल्फ मिलता है जो इन्फॉर्म करता है कि हराल्ड की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने बताया कि अगले कुछ दिन उसके आखिरी दिन होंगे। किंग स्विन की डेथ के बाद हराल्ड डेनमार्क का किंग बन जाता है और कैन्यूट इंग्लैंड का। इंग्लैंड को इन्वाइट करने में हराल्ड ने डायरेक्ट फोर्स भेजी थी कैन्यूट की हेल्प के लिए, लेकिन कैन्यूट के किंग बनने के बाद ही हराल्ड बीमार पड़ जाता है। कैन्यूट हराल्ड के रूम में जाता है, वो सो रहा होता है। कैन्यूट कहता है ठीक है उन्हें आराम करने दो, मैं बाद में इनसे बात कर लूंगा। तब हराल्ड अपनी आंखें खोल और कैन्यूट का हाथ पकड़कर कहता है मैं डेनमार्क तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। हराल्ड कैन्यूट से बहुत प्यार करता था। तभी कैन्यूट मुस्कुराते हुए कहता है अभी आप आराम करो, बाद में बात करेंगे। तभी उसे एक इल्यूजन दिखता है जहाँ वो हराल्ड की जगह किंग स्विन का चेहरा देखता है जो कहता है मैं तुम्हारे झूठ से इंप्रेस हूँ, तुमने खुद मुझसे क्राउन छीना है और अब तुम क्राउन के ही हो रहे हो। क्राउन एक शाप है और दो क्राउन इंग्लैंड और डेनमार्क पाने के बाद तुम इस कर्ज से बच नहीं पाओगे, तुम्हें और बड़ा बोझ उठाना पड़ेगा। कैन्यूट होश में आता है और अपने रूम में चला जाता है। वो फिर से स्विन का सर देखता है और कहता है उतोपिया, एक ऐसी जगह जहाँ ना ही कोई वॉर हो ना ही कोई खून खराबा। इसे बनाने के लिए नेशंस का यूनाइटेड होना जरूरी था और 2 किंग से ट्रबल क्रिएट करते हैं, इसलिए हराल्ड का मरना जरूरी था। वो आगे कहता है जब तुम जिंदा थे मैं तुमसे नफरत करता था, मैं तुम्हें मरवाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें मरवा दिया। अब सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं बात कर सकता हूँ, चलो दोस्त बन जाते हैं। जैसे वो अपने गिल्ट और एम्बिशन के बीच फंस गया हो। कैन्यूट के ऑफिस में गुनार बताता है कि यहाँ ज्यादा अमीर लोग नहीं है, अगर सबसे टैक्स लिया जाए तो हर साल सिर्फ 3000 पाउंड ही आएंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है टैक्स बढ़ाना। कैन्यूट केटिल का नाम देखता है और गुनार उसे रिकमेंड करता है कि ये वेल्दी फार्मर है और इसके पास बहुत जमीन है। इंग्लैंड का किंग
किंग बनने के बाद कैन्यूट को फंड्स की जरूरत थी और उसने डेनिश आर्मी को इंग्लिश टैक्सेस मेंटेन किया था, जिससे इंग्लिश लोग नाराज हो गए थे, जो फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता था। कैन्यूट कहता है हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ज्यादा से ज्यादा लैंड अपने कब्जे में लेना। गुनार कहता है फिर उन लैंड्स को फार्मिंग के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर कैन्यूट कहता है हम फर्टाइल लैंड ही कैप्चर करेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, एक कोल्ड एंड कैलकुलेटेड डिसीजन। कैटल जेलिंग में थॉरगिल से मिलता है और थॉरगिल बताता है कि तुम एक हफ्ते लेट हो, किंग हराल्ड एक हफ्ते पहले ही मर चुका है और कैन्यूट किंग बन चुका है। कैटल कहता है मुझे कैन्यूट से मिलवाओ, मुझे किंग का सपोर्ट चाहिए जैसे हराल्ड मुझे देता था। मार्केट में कैटल लीफ एरेक्सन से मिलता है और लीफ के साथ एक लड़का होता है जिसे लीफ ने गोद लिया था और उसे थॉरफिन जैसा बनाकर रखता था। कैटल उससे कहता है मेरे पास भी एक लड़का है थॉरफिन। लीफ उसे थॉरफिन के बारे में सारी डिटेल्स बताता है। कैटल हाँ में हाँ मिलाता रहता है। लीफ डिसाइड करता है वो कैटल के साथ उसके फार्म पर जाएगा, शायद वो असली थॉरफिन हो। फिर कैटल की फैमिली कैन्यूट के पास जाते हैं। कैन्यूट उनका गिफ्ट एक्सेप्ट करता है और सपोर्ट का प्रॉमिस करता है, लेकिन तभी ओमार कैन्यूट से रिक्वेस्ट करता है मुझे भी अपना बॉडीगार्ड बना लो। सब सौंपते हैं, लेकिन फिर कैन्यूट उसका टेस्ट लेता है। उसे एक सुअर को काटना था जिसमें भी वो फेल हो जाता है। फिर कैन्यूट कहता है कि मैं कल जवाब दूंगा, जैसे वो कुछ प्रैंक कर रहा हो। एक आदमी कुछ लोगों को टिप देता है कि ओमार को जाकर बोलो तुम एक सुअर को भी नहीं मार पाए, इससे हार गए, और उसका मजाक उड़ाना। वो लोग ओमार का मजाक उड़ाते हैं। फिर ओमार बहुत गुस्सा हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो लड़ नहीं पाता और रो पड़ता है, जो उसकी वीकनेस को दिखाता है। फिर थॉरगिल वहां आता है और कहता है मर्द बनो और लड़ो। ओमार बार्ड पर अटैक करता है और एक आदमी बार्ड की आंख पर कॉइन मार देता है, जिससे बार्ड का ध्यान भटक जाता है और ओमार अपनी तलवार उसकी गर्दन में घुसा देता है और फिर वो आदमी मर जाता है। फिर उसके साथी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन इस बार उनका मुकाबला होता है थॉरगिल से। थॉरगिल सबको मार देता है बहुत ब्रूटली, बिना किसी हेसिटेशन के। फिर केटल वहां आता है और कहता है ये तुमने क्या किया। थॉरगिल कहता है ये एक डुएल फाइट थी और हम जीते हैं। तब रॉयल गार्ड्स आते हैं और कहते हैं डुएल अलाउड नहीं है, तुम सबने रूल्स तोड़े हैं, अब तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। लेकिन थॉरगिल उन सबको भी मार देता है और एक सोल्जर से पूछता है सच बताओ ओमार को जीतने क्यों दिया गया। जब वो नहीं बताता तो थॉरगिल उसकी आंख घायल कर देता है। फिर वो बताता है कि कैन्यूट ने ये सब प्लान किया था कैटल को अरेस्ट करने के लिए और उसके फार्म पर कब्जा करने के लिए। केटल समझ जाता है कि कैन्यूट की नजर उसकी फील्ड पर है और अब उनकी जिंदगी खतरे में है। थॉरगिल कहता है हमारा दुश्मन पावरफुल है, ये बस शुरुआत है, अब असली जंग शुरू होगी। वुल्फ कैन्यूट को रिपोर्ट करता है कि कैटल अपने बेटे के साथ भाग गया है और हमने उनके पीछे आदमी भेजे हैं। कैन्यूट कहता है अगर वो अपने फार्म पर मिले तो उन्हें सजा दो, वरना उनके फार्म पर कब्जा कर लो। जैसा वो चाहता था सब उसके प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है। लीफ अपने बोट से कैटल के फार्म पर पहुंचने वाला होता है और आवाज देता है बाहर आओ। थॉरगिल और ओमार बाहर आते हैं। थॉरगिल उसे थैंक्स करता है और लीफ कहता है अपना प्रॉमिस याद रखना। फिर थॉरगिल कहता है अरे हाँ हम थॉरफिन को तुम्हें दे देंगे और तुम्हारा माल भी 3 गुना प्राइस पर खरीदेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रिंस पर, वो उनके पीछे ही आ रहा होता है। वो बोलता है उटोपिया बनाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कितना भी बुरा बनना पड़े। तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक स्लेव से जिसका नाम था गार्डर। वो अपने मास्टर के घर को आग लगाकर बाहर निकलता है और उसका मास्टर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो कांपते हुए कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा और बहुत सारे पैसे भी दूंगा, लेकिन गार्डर कहता है कि तुम मेरी सफरिंग और इंसल्ट का बदला कभी नहीं चुका सकते। उसकी आंखों में सालों का गुस्सा और डर साफ दिख रहा था। तब उसका मास्टर उसके पैर पकड़ लेता है और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा स्लेव हूँ और तुम मेरे मास्टर। वो उसके जूते तक चाटने लगता है। गार्डर कहता है ठीक है अगर तुम मेरे स्लेव हो तो तुम्हारी लाइफ मेरी प्रॉपर्टी है, और फिर वो उसे मार देता है। हालांकि गार्डर उसकी वाइफ और बेटे को जिंदा छोड़ देता है, जैसे उसके अंदर का इंसान अभी पूरी तरह मरा नहीं था। अगली सुबह थॉरफिन और एइनार स्वर्गल से मिलने जा रहे थे। ठंडी हवा और खेतों की खामोशी के बीच एइनार कहता है कि वो दिन जल्दी आने वाला है जब हमें मास्टर स्वर्गल से टूल्स बोरो नहीं करने पड़ेंगे। थॉरफिन पूछता है कि आजाद होने के बाद तुम क्या करोगे। एइनार कहता है कि वो इतने लंबे टाइम तक स्लेव बना रहा है कि उसे खुद नहीं समझ आ रहा कि क्या डिसीजन ले। वो ये भी कहता है कि अगर वो कुछ और टाइम यहाँ रुक सके तो वो शायद आर्नेट को भी आजाद करवा लेता। थॉरफिन हल्की से स्माइल के साथ कहता है कि तुम्हें आर्नेट से प्यार हो गया है। एइनार तुरंत मना कर देता है, लेकिन उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ और ही बह रहा था। तभी स्नेक अपने कमरे से बाहर निकलता है और चिल्लाता है कि सुबह हो गई है और इस बुड्ढे ने अभी तक मेरे लिए खाना नहीं बनाया। फिर उसे रियलाइज होता है कि शायद मास्टर खेतों में गिर गए होंगे। वो घोड़ा लेकर फील्ड्स की तरफ जाता है और थॉरफिन और एइनार को भी साथ चलने को बोलता है। वहां पहुंचकर उन्हें स्वर्गल बेहोश मिलते हैं, जिसे वो घर वापस ले आते हैं। उसके बाद आर्नेट को स्वर्गल की जिम्मेदारी दी जाती है। वो उनके घर आती है और सबके लिए खाना बनाती है। वो स्वर्गल से कहती है कि अब से मैं आपका ख्याल रखूंगी। इसी बीच पार्टर स्नेक से मिलने आता है, बताता है कि पास वाले फार्म में एक स्लेव अपने मास्टर केटल को मारकर भाग गया। स्नेक कहता है कि केटल अपने स्लेव्स पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए उसके साथ ऐसा ही होना था। पार्टर बताता है कि स्लेव ने घर को भी आग लगा दी और केटल के अंकल ने उसे पकड़ने के लिए 3 आदमी भेजे हैं। स्नेक कहता है कि हमें केयरफुल रहना होगा और अगर वो स्लेव मिल जाए तो बिना सोचे समझे अटैक मत करना, क्योंकि जिस आदमी के पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। अगले दिन फॉक्स, बैजर और लेजार्ड जंगल में गार्डर को ढूंढने निकलते हैं। जंगल का एटमॉस्फेयर इतना क्रीपी होता है कि हर आवाज में लगता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जब उन्हें गार्डर पेड़ के नीचे सोता हुआ मिलता है तब बैजर और लेजार्ड आपस में बहस करने लगते हैं कि ये वही आदमी है या नहीं। लेजार्ड कहता है कि हमें हेल्प के लिए बाकी लोगों को बुलाना चाहिए, लेकिन बैजर मना कर देता है क्योंकि फिर क्रेडिट शेयर करना पड़ेगा और पैसे भी। उनकी आवाज से गार्डर जग जाता है और उन पर अटैक कर देता है। वो लेजार्ड को वही मार देता है और उस मूवमेंट से हमें रियलाइज होता है कि ये गार्डर बहुत ही खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ स्नेक एइनार और थॉरफिन को बताता है कि स्वर्गल के बाद ज्यादा टाइम नहीं बचा और तुम्हें उसका एहसान चुका देना चाहिए। तभी स्नेक एक घोड़े को तेजी से भागते हुए देखता है। पहले उसे लगता है कि वो उसका आदमी होगा, लेकिन पास आने पर रियलाइज होता है कि वो कोई और है। इसी वक्त बैजर और फॉक्स वहां पहुंचते हैं और चिल्लाते हैं कि वो वही स्लेव है जिसने लेजार्ड को मार दिया। सिचुएशन एक सेकंड में टेंस हो जाती है। स्नेक तुरंत अपनी तलवार लाने भागता है। आर्नेट गार्डर को देखकर उसका नाम पुकारती है। गार्डर रुक जाता है और आर्नेट को देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि लगता है मुझे मेरी वाइफ वापस मिल गई। उसकी आवाज में एक अजीब सी उम्मीद होती है, जैसे इतने सालों बाद उसे जीने की वजह मिल गई हो। तो ये जो गार्डर था वो आर्नेट का हस्बैंड था। फिर वो आर्नेट को अपने साथ चलने को कहता है। स्नेक सामने आकर कहता है कि मैं तुम्हें इसके साथ नहीं जाने दूंगा। वो फॉक्स को आर्नेट को ले जाने को बोलता है और खुद गार्डर का सामना करता है। जब गार्डर और स्नेक लड़ने वाले होते हैं तो एइनार भी उनके हेल्प करने आगे बढ़ता है, लेकिन थॉरफिन उसे रोकता है और कहता है कि हम पूरी सिचुएशन नहीं जानते और तुम किसी को मारने की स्टेट में नहीं हो। एइनार भी थॉरफिन की बात से एग्री
करता है। इसके बाद स्नेक और गार्डर की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की मूवमेंट्स और शॉर्ट स्ट्राइक इतनी फास्ट होती है कि थॉरफिन तक शॉक हो जाता है। स्नेक उसके पेट पर एक स्ट्रॉन्ग हिट करता है और फिर दूसरा अटैक उसके कंधे पर। आखिरकार गार्डर बेहोश हो जाता है। बाद में स्नेक सबको बताता है कि गार्डर एक भागा हुआ स्लेव है जिसने एक आदमी को मारा और आर्नेट को किडनैप करने की कोशिश की, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकते। रात को इनर गुस्से में प्लान बनाता है कि वो आधी रात को गार्डर को छुड़ाकर भागने में हेल्प करेंगे, लेकिन आर्नेट उसे मना कर देती है और कहती है कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वो फ्यूचर में होने वाली ट्रेजेडी को पहले ही देख चुकी है। फिर आर्नेट अपनी बैक स्टोरी बताती है। वो कहती है कि वो और गार्डर स्वीडन के एक गांव में रहते थे। उनकी लाइफ सिंपल और पीसफुल थी, लेकिन एक दिन जंगल के पास आयरन का बड़ा सोर्स मिला, इसके लिए लोग लड़ने लगे। गार्डर भी उस कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। आर्नेट ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन गार्डर ने कहा कि अगर दूसरे रीजन को ज्यादा आयरन मिल गया तो पावर बैलेंस बिगड़ जाएगा। कुछ दिन बाद वाइकिंग्स उनके गांव पर अटैक करते हैं। वो सब लूट लेते हैं, गांव जला देते हैं और आर्नेट और उसके बेटे को पकड़ लेते हैं। उस रात की स्क्रीम्स और आग ने आर्नेट की पूरी दुनिया बर्बाद कर दी थी। आर्नेट कहती है कि गार्डर की सफरिंग ने उसे पूरी तरह बदल दिया है और अब वो अपने होने वाले बच्चे को भी खोना नहीं चाहती, क्योंकि आर्नेट को रिसेंटली पता चलता है कि वो केटल के बच्चे से प्रेग्नेंट है। इसीलिए वो एनार को कोई स्टूपिड रिस्क लेने से मना करती है और कहती है कि इस तूफान को गुजरने दो, क्योंकि उस तूफान से तबाह करने के लिए आते हैं। उस रात आर्नेट चुपके से गार्डर के पास जाने लगती है। तब सर्कल उसे रोकता है। वो कहता है कि मुझे लगा था तुम स्टॉर्म के गुजरने का वेट करोगी। आर्नेट कहती है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ उसके जख्म साफ करना चाहती हूँ। तो सर्कल अपनी पुरानी स्टोरी बताता है। वो कहता है कि सालों पहले केटल एक लड़के से प्यार करता था और वो लड़की भी उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन एक पावरफुल आदमी उस लड़की को अपने साथ ले गया। केटल उसके लिए लड़ने को रेडी था, लेकिन उन्होंने पेनफुल डिसीजन लेकर उसे जाने दिया। लेकिन शादी के दिन उन पर किसी ने अटैक कर दिया और सब बर्बाद हो गया। सर्कल कहता है कि जब तक वो वहां पहुंचता सब खत्म हो चुका था। फिर आर्नेट वहां से चली जाती है। उसके बाद वो स्नेक के पास जाकर कहती है कि मैं गार्डर के जख्म साफ करना आई हूँ। स्नेक कुछ पल उसकी तरफ देखता है, फिर ठंडी आवाज में मना कर देता है और अपने एक आदमी से कहता है कि इसे वापस छोड़ कर आओ। और स्नेक वहां से जाते वक्त आखिरी घोड़ा भी अपने साथ ले जाता है, जिस वजह से उस आदमी को आर्नेट के साथ पैदल जाना मुश्किल लगता है। वो इरिटेट होकर सांस भरता है। आर्नेट उसे रिक्वेस्ट करती है कि मुझे सिर्फ गार्डर से मिलने दो, मैं बस उसके जख्म साफ करना चाहती हूँ। उसकी आवाज कांप रही होती है। आखिर वो आदमी मान जाता है और आर्नेट को गार्डर के पास ले जाता है। जब आर्नेट गार्डर को देखती है तो उसके दिल टूट जाता है। गार्डर जंजीरों में बंधा होता है, पूरा शरीर खून और जख्मों से भरा हुआ। उसकी सांसें भरी होती हैं। गार्डर आर्नेट से माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आर्नेट की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। इसी भी स्नेक के बाकी आदमी शेल्टर के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जो आदमी आर्नेट को लाया था वो उन्हें रोकता है। बाकी लोग हंसते हुए कहते हैं कि तुम इसे लाए हो तो रखवाली भी तुम ही करो। वो सब अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो गार्ड आर्नेट से कहता है कि अब बस करो। जैसे ही वो आर्नेट को हाथ लगाता है, अचानक गार्डर की आंखों में एक खतरनाक जुनून आ जाता है। गार्डर उस पर अटैक कर देता है और उसका गला काट देता है। वो आदमी तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लड लॉस की वजह से वो मर जाता है। उसकी लाश जोर से जमीन पर गिरती है। उसके गिरने की आवाज सुनकर बाकी आदमी बाहर आ जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब स्नेक वापस आता है तो उसके आदमी मरे हुए पड़े होते हैं और आर्नेट और गार्डर दोनों वहां से भाग चुके थे। कुछ पल के लिए स्नेक चुप रहता है, फिर उसका चेहरा गुस्से से भर जाता है। वो तुरंत अपनी तलवार निकालता है और अपने साथियों के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। अगले दिन स्नेक के आदमी एनार और थॉरफिन के शेल्टर में गार्डर को ढूंढने आते हैं। तब थॉरफिन को रियलाइज होता है कि गार्डर सच में भाग गया है। दोनों फिर सर्कल के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहां उन्हें आर्नेट घर के बाहर मिलती है। उसका चेहरा उदास होता है और आंखें पूरी रात रोने की वजह से सूज चुकी थी। जैसे ही वो उसे गार्डर के बारे में पूछते हैं, थॉरफिन नोटिस करता है कि बैजर शुक्र उन पर नजर रख रहा है, क्योंकि स्नेक भी सर्कल के घर में मौजूद होता है और वो आर्नेट को चारा बनाकर उसे यूज कर रहा था। उसे यकीन होता है कि गार्डर आर्नेट को लेने जरूर वापस आएगा। स्नेक को इंसान की फीलिंग पर पूरा भरोसा होता है और वही उसका ट्रैप था। थॉरफिन और रेना आर्नेट के पास बैठ जाते हैं। आर्नेट रोते हुए बताते हैं कि गार्डर को भगाने में उसने हेल्प की थी, लेकिन गार्डर ज्यादा दूर नहीं जा सका कि वो बुरी तरह घायल था और रास्ते में बेहोश हो गया। आर्नेट कहती है कि मैं उसे उठाकर नहीं ले जा सकती, इसलिए मैंने उस सर्कल ने उसे बेड के नीचे छुपा दिया। अब स्नेक और उसके आदमी उसी का इंतजार कर रहे हैं। एना हैरान होकर कहता है कि तुम्हें तो कहा था कि तुम तूफान को जाने का वेट करोगी। आर्नेट रोते हुए जवाब देती है कि मैं गार्डर और अपने बच्चे के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। ये सुनकर कुछ पल के लिए सब खामोश हो जाते हैं। एनार की आंखों में दर्द नजर आता है, क्योंकि वो आर्नेट को खुश देखना चाहता था। फिर विवोस की हेल्प करने का फैसला करता है और थॉरफिन भी मान जाता है। थॉरफिन को लगता है कि शायद ये एक मौका है किसी को वो आजादी देने का जो उसे खुद कभी ना मिली हो। इसके बाद आर्नेट स्नेक से लंच बनाने की परमिशन लेती है। स्नेक कहता है जो करना है करो, बस हमारी नजरों के सामने रहना। आर्नेट खाना बनाने लगती है। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वो जानती थी कि एक गलती सब कुछ खत्म कर सकती है। तभी स्पाइडर स्नेक को बताता है कि एक आदमी रॉक्स के पीछे छुपा हुआ है। स्नेक तुरंत स्पाइडर और बैजर के साथ उस आदमी का पीछा करता है। वो आदमी जंगल की तरफ भागने लगता है और वो और कोई नहीं बल्कि एनार ही होता है। एनार जानबूझकर उन्हें अपने पीछे लगा रहा था ताकि थॉरफिन को वक्त मिल सके। जब थॉरफिन देखता है कि सब एनार के पीछे चले गए हैं, तो तब वो सर्कल के पास जाकर उसका कार्ड और घोड़ा मांगता है ताकि गार्डर को साउथ बॉर्डर तक छोड़ा जा सके। सर्कल कहता है मुझे भी कार्ड में बैठा लो, इससे किसी को शक नहीं होगा और इस गार्डर को भगाने में मेरा भी हिस्सा है। दूसरी तरफ एनार का पीछा करते हुए स्नेक को रियलाइज होता है कि गार्डर इतना घायल होने के बाद इतनी तेजी से नहीं भाग सकता। उसकी आंखें अचानक फैल जाती हैं। वो समझ जाता है कि उसके साथ चाल चली गई है। वो अपने आदमियों से कहता है इसका पीछा तुम करो, अगर ये गार्डर हुआ तो तुम इसका सामना नहीं कर पाओगे, मैं तब तक बाकी लोगों को भेजता हूँ। और वो वापस मुड़ जाता है। थॉरफिन गार्डर को कार्ड में छुपाकर ले जा रहा था, तभी स्नेक पैदल उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। उसकी आंखें शिकारी की तरह फोकस्ड होती हैं। थॉरफिन को समझ आ जाता है कि स्नेक घोड़े को छोड़कर पूरी स्पीड से यहाँ तक दौड़ कर आया है ताकि आवाज ना हो। स्नेक तलवार निकालकर कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मुझे तुम्हें मारना होगा। इसके बाद थॉरफिन और स्नेक की फाइट शुरू हो जाती है। दोनों की फाइट बहुत इंटेंस होती है। तलवार की आवाजें हवा को चीर रही होती है। स्नेक के अटैक्स इतने फास्ट होते हैं कि आम आदमी उन्हें देख भी नहीं सकता, लेकिन थॉरफिन बिना वेपन के हर अटैक डॉज कर रहा था। लड़ते हुए दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं कि इतना स्किल फाइटर यहाँ कर क्या रहा है। स्नेक को लगता है कि थॉरफिन का पास जरूर खून से भरा हुआ है और थॉरफिन को स्नेक में एक डिसिप्लिन वॉरियर नजर आता है जो बस अपने लोगों के लिए लड़ रहा है। धीरे धीरे स्नेक गार्ड के पास पहुंचता है और थॉरफिन उसे दूर हो जाता है। अब स्नेक के पास गार्डर को मारने को
मौका होता है। आर्नेट और थॉर्फिन दोनों स्नेक से रिक्वेस्ट करते हैं कि गार्डर को मत मारो। सर्कल भी कहता है कि मेरे सारे फार्म से ले लो, लेकिन अब और खून खराब मत करो। स्नेक कहता है कि मैंने और मेरे आदमियों ने बहुत बुरे काम किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें ऐसे मार दिया जाए। कि हमारी लाइफ मैटर नहीं करती? क्या गार्डर मेरे 5 आदमियों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये कहकर स्नेक गार्डर को तलवार मार देता है। आर्नेट चीख पड़ती है। फिर वो आर्नेट और थॉर्फिन से कहता है कि तुम दोनों भी इसे भगाने में हेल्प करी थी, तुम्हें सजा मिलेगी, केटल के आने का वेट करो। लेकिन तभी गार्डर दोबारा खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अभी जिंदा होता है। उसकी आंखों में सिर्फ आर्नेट को बचाने की जिद होती है। वो स्नेक पर अटैक करता है और उसका गला दबा देता है। स्नेक सांस नहीं ले पाता और बेहोश हो जाता है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं। गार्डर फिर थॉर्फिन से कहता है कि मुझे घर जाने के लिए तुम्हारे कार्ड की जरूरत है। थॉर्फिन कहता है ये मेरा नहीं है, तो सर्कल कहता है ये मेरा है, तुम इसे ले जा सकते हो, तुम्हारा सफर बहुत लंबा है। इसके बाद आर्नेट और गार्डर अपने सफर शुरू करते हैं। कार्ड धीरे धीरे जंगल के रास्ते आगे बढ़ता है। रास्ते में गार्डर को अपनी पूरी लाइफ के फ्लैशबैक दिखाई देते हैं। अपना पुराना घर, अपना बच्चा, आर्नेट की मुस्कुराहट और वो दिन जब सब कुछ ठीक था। वो आर्नेट की गोद में सिर रखकर कहता है कि मैं थक गया हूँ, मुझे थोड़ी देर सोने दो। आर्नेट उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेती है, लेकिन कुछ ही पल बाद गार्डर की सांसें रुक जाती हैं और फिर वो मर जाता है। दूसरी तरफ कैन्यूट अपनी फोर्स के साथ कैटल के फार्म की तरफ बढ़ रहा था। वुल्फ कहता है कि इतने छोटे क्लैन के लिए तुम्हें खुद आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कैन्यूट कहता है कि सब कुछ एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो रहा है, और अगर कैटल पीसफुली सरेंडर नहीं करेगा तो मैं उन पर कोई रहम नहीं करूंगा। अब कैन्यूट वो मासूम प्रिंस नहीं रहा, अब वो एक डेंजरस किंग बन चुका है। उधर थॉर्किल भी अपने आदमियों के साथ फार्म पर पहुंचता है। वो एक बैरल फेंकता है जिसमें से कैटल बाहर निकलता है। सब लोग शॉक चढ़ जाते हैं। थॉर्किल सबको तैयार रहने को कहता है, क्योंकि 1-2 दिन में जंग शुरू होने वाली थी। फार्म के लोग डर जाते हैं, लेकिन थॉर्किल के चेहरे पर एक्साइटमेंट होती है, जैसे वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। कैटल अपना स्ट्रेस कम करने के लिए आर्नेट के पास जाता है, लेकिन आर्नेट वहां मौजूद नहीं होती। तब कैटल की वाइफ बताती है कि आर्नेट का हस्बैंड फार्म पर आया था और आर्नेट उसके साथ भागने की कोशिश कर रही थी। वो ये भी बताती है कि लीफ, थॉर्फिन और एनान ने उसकी मदद की थी, जिसकी वजह से कैटल के कुछ आदमी मारे गए। दूसरी तरफ लीफ स्नेक के कैंप में जाकर उसे कहता है कि मुझे थॉर्फिन से मिलना है। कैटल ने मुझे वादा किया था अगर मैं उन्हें सेफली फार्म तक ले आया तो थॉर्फिन को आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन स्नेक सीधा मना कर देता है और कहता है कि इस बात का फैसला कैटल ही करेगा। तब पार्टर धीरे से लीफ को समझाता है कि आर्नेट की वजह से जो कुछ हुआ है उसके बाद शायद तुम्हें सिर्फ थॉर्फिन नहीं बल्कि आर्नेट और एनार को भी फ्रीडम दिलानी पड़ेगी। इसी बीच कैटल गुस्से से भरा हुआ आर्नेट के पास पहुंचता है और उसे डंडे से मारना शुरू कर देता है। आर्नेट रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है मुझे मत मारो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये बच्चा तुम्हारा है। लेकिन कैटल और भी ज्यादा वायलेंट हो जाता है। वो चीख कर कहता है तुम भागने वाली थी, मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरा ही है। तब इसने आगे बढ़कर उसका डंडा पकड़ लेता है और शांत आवाज में कहता है इसे मारना है या जिंदा रखना है ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन खुद से पूछ लो क्या तुम वाकई से मारना चाहते हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। स्नेक की ये बात सुनकर कैटल का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ता है। जाते जाते वो पार्टर से कहता है कि आर्नेट के जख्मों पर मरहम पट्टी कर दो। कुछ देर बाद लीफ कैटल के पास एक और ऑफर लेकर आता है। वो कहता है कि मैं थॉर्फिन के साथ आर्नेट और एनार को भी खरीदने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कैटल साफ मना कर देता है और कहता है आर्नेट सिर्फ मेरी है, तुम थॉर्फिन और एनार को साथ ले जा सकते हो। बाद में थॉर्फिन और एनार आर्नेट को देखने जाते हैं। पार्टर उन्हें बताता है कि आर्नेट काफी देर से बेहोश है और उसकी कंडीशन बहुत खराब लग रही है, शायद वो बच भी ना पाए। अब सिर्फ उसके होश में आने का इंतजार किया जा सकता है। उधर कैन्यूट अपनी आर्मी के साथ समुद्र के किनारे पहुंच चुका था और फिर कैन्यूट एक मैसेंजर भेजता है जो कैटल को मैसेज देता है कि उसके क्राइम्स की सजा 10 साल बनती है, लेकिन कैन्यूट उसे एक मौका देना चाहता है। अगर कैटल सरेंडर कर दे तो जंग नहीं होगी वरना वॉर तय है। ये सुनकर थॉर्किल आता है और कहता है कि उसने कैन्यूट की आर्मी काउंट की है, उनके पास 100 से भी कम सोल्जर्स हैं। कैटल ये सुनकर खुश हो जाता है और अस्तु कहता है कि कैन्यूट खुद चलकर मरने आया है क्योंकि हमारे पास 300 आदमी है। लेकिन स्नेक सबको असली रियलिटी समझाता है। वो कहता है कि कैन्यूट के पास भले ही कम सोल्जर हो, लेकिन वो 300 आम लोगों से ज्यादा डेंजरस हैं। उनमें जोन्स वाइकिंग भी शामिल हैं, ऐसे वॉरियर जो सिर्फ जंग के लिए जीते हैं। स्नेक कहता है हम उन्हें नहीं हरा सकते, उनकी स्किल्स और वेपन हमसे बहुत सुपीरियर हैं। जो भागना चाहते हैं भाग जाए, लेकिन मैं फाइट करूंगा। तब फॉक्स कहता है कि कैटल को बांधकर कैन्यूट के हवाले कर देते हैं, इससे वॉर भी नहीं होगी। एक आदमी पूछता है कि फिर थॉर्किल का क्या होगा, और दूसरा कैटल की आयरन फिस्ट वाली रेपुटेशन की बात करता है। तब स्नेक एक शॉकिंग सच बताता है। वो कहता है कि ये आदमी असली आयरन फिस्ट कैटल नहीं है। जब मैं 15 साल का था तब मेरी मुलाकात असली आयरन फिस्ट कैटल से हुई थी, उसी ने मुझे फाइट करना सिखाया था। सालों बाद जब मुझे मदद की जरूरत पड़ी मैं यहाँ आया, लेकिन तब पता चला कि आदमी बस उससे लीजेंडरी नाम का फायदा उठा रहा है, नाम सेम है इंसान नहीं। इसके बाद कैटल अपने आदमी को लेकर जंग के लिए निकल पड़ता है। स्नेक उसे लास्ट वार्निंग देता है कि हम ये वॉर हारने वाले हैं, लेकिन कैटल उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ थॉर्किल ओमार को बताता है कि कैटल के साथ जो लोग गए हैं वो सब डरपोक हैं और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। ओमार हैरान होकर पूछता है कि फिर उन्हें भेजा ही क्यों। तब थॉर्किल अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि जब कैन्यूट के सोल्जर लोगों से लड़ते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तब हम पीछे से सीधा कैन्यूट पर अटैक करेंगे। वॉर शुरू होते ही कैटल के सोल्जर पूरी तरह टूटने लगते हैं। कैन्यूट की आर्मी उन्हें आसानी से हरा देती है। कैटल हर जगह थॉर्किल को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। इसी बीच बेजर का हार्ट कट जाता है और फॉक्स इतना डर चुका होता है कि उसकी हेल्प तक नहीं करता। तो स्नेक आगे बढ़कर बेजर को बचाता है और सबको रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। कैटल के आदमी जान बचाकर भागने लगते हैं। उधर थॉर्किल समुद्र के रास्ते तैर कर कैन्यूट के पीछे पहुंच जाता है। वो अचानक तलवार से कैन्यूट पर अटैक करता है और उसकी स्वॉर्ड तोड़ देता है। थॉर्किल कैन्यूट के 1-2 सोल्जर को तुरंत मार देता है। फिर जब वो कैन्यूट को खत्म करने वाला था तब कैन्यूट उसके हाथ में तलवार घुसा देता है और उसे नीचे गिराकर गला दबाने लगता है, लेकिन थॉर्किल किसी तरह बच निकलता है और समुद्र के रास्ते वापस भाग जाता है। वुल्फ तुरंत रिट्रीट का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ स्नेक कैटल को ढूंढ लेता है जो जमीन पर बेहोश पड़ा था। स्नेक उसके पास जाकर कहता है मरने की एक्टिंग कब तक करोगे, अभी तुम्हें बहुत सवालों के जवाब देने हैं। फिर वो कैटल को उठाकर वहां से ले जाता है। उधर थॉर्फिन और एना आर्नेट को लेकर जा रहे थे। बेहोशी में आर्नेट एक सपना देख रही थी जहां वो अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ घर लौट रही है। उसका हस्बैंड मुस्कुराते हुए कहता है ऊपर कुछ लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ उनसे फेयरवेल कह दो, हम तुम्हारा वेट यहीं करेंगे। कुछ देर बाद आर्नेट को होश आता है। वो थॉर्फिन और एना से अपनी आखिरी बात करती है और फिर धीरे से उसकी सांस रुक जाती है। थोड़ी देर बाद स्नेक कैटल को लेकर वहां पहुंचता है। आर्नेट की मौत देखकर एनार का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कैटल को
मारने के लिए उसकी तरफ भागता है और चिल्लाता है आर्नेट तुम्हारी वजह से मरी है। लेकिन उसे रोकने के लिए थॉरफिन एक पंच मारता है जिससे एनार को होश आ जाता है। आखिरी में सब मिलकर एनार को वहीं दफन कर देते हैं और उसके बाद थॉरफिन दोबारा फार्म की तरफ लौटने लगता है। लीफ उसे रोककर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। थॉरफिन कहता है केटल अभी जिंदा है और सरेंडर भी नहीं हुआ, मतलब जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है। मैं कैनूट से बात करने जा रहा हूँ, शायद मेरी बात से और खून खराबा रुक सके। दूसरी तरफ स्नेक सर्कल को समझाता है कि हम कैनूट की आर्मी का सामना नहीं कर सकते हैं, भला इसी में रहेगा कि सरेंडर कर दो। लेकिन केटल की वाइफ गुस्से में बोल पड़ती है तुम्हारा काम हमारी प्रोटेक्शन करना था, सरेंडर करवाना नहीं। तो थॉरगिल स्नेक से पूछता है अगर हम फाइट करना चाहे तो तुम क्या करोगे। स्नेक तुरंत कहता है अगर तुम लोग लड़ना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ लड़ूंगा। इस सुनकर थॉरगिल खुश हो जाता है और कहता है कि फिर हमारे पास अभी भी काफी फाइटर्स हैं। लेकिन सर्कल उसकी बात काट देता है और कहता है फाइट का डिसीजन तुम नहीं लोगे। थॉरगिल पूछता है फिर कौन लेगा तुम। सर्कल शांत आवाज में कहता है नहीं, केटल का लीगल वारिस ओमार। तब ओमार सामने आता है और सबको शॉक करते हुए सरेंडर का डिसीजन लेता है। थॉरगिल उसका मजाक उड़ाता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओमार रोते हुए जवाब देता है मैं और खून खराबा नहीं चाहता, जो कुछ हुआ उसमें मेरी भी गलती है और मैं इसे यहीं रोकना चाहता हूँ। थॉरगिल उसे भड़काने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ये सब कैनूट ने किया है, अगर चाहो तो अपने प्राइड के लिए उसे बदला ले सकते हो। लेकिन ओमार मना कर देता है और गुस्से में थॉरगिल वहां से चला जाता है। उधर थॉरफिन कैनूट के सोल्जर के पास पहुंचता है और कहता है मैं थॉर्स का बेटा थॉरफिन हूँ, मैं पहले कैनूट का गार्ड हुआ करता था, जाकर उसे बताओ कि मैं उसे मिलने आया हूँ। सोल्जर उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। एक आदमी उससे पंच मारने की कोशिश करता है लेकिन थॉरफिन हर अटैक को इजीली डॉज करता रहता है। जब वुल्फ कैनूट को बताता है कि केटल की तरफ से एक मैसेंजर आया है जो खुद को थॉर्स का बेटा थॉरफिन कह रहा है, तब कैनूट और फ्लोकी दोनों सो हो जाते हैं। लेकिन कैनूट सीधा कहता है मैं उससे नहीं मिलना चाहता। इसके बाद कैनूट के सोल्जर थॉरफिन को लेकर बेट लगाने लगते हैं। थॉरफिन पूछता है किस बात की बेट। वो हंसते हुए कहते हैं हमने बेट लगाई है कि तुम कितने पंचेस सर्वाइव कर पाओगे और कब रोते हुए भागोगे। तब थॉरफिन उन्हें चैलेंज देता है अगर मैं 100 पंचेस सर्वाइव कर पाया तुम मुझे कैनूट से मिलने दोगे और अगर हार गया तो मैं बिना कुछ कहे यहाँ से चला जाऊंगा। एनार उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है और कहता है कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन थॉरफिन कहता है हमने यहाँ बहुत अच्छे वक्त गुजारे हैं, यहाँ के लोग हमारे साथ हमेशा अच्छे रहे और उनका एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। 100 पंचेस खाने के बाद भी जब थॉरफिन खड़ा रहता है तो फाइनली सोल्जर्स उसे कैनूट के सामने ले जाते हैं। वहां पहुंचकर थॉरफिन सबसे पहले माफी मांगता है और कहता है उस वक्त मैंने तुम्हारे फेस पर ब्लेड मारी थी, उसके लिए सॉरी। कैनूट उसे देखकर कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वाकई थॉरफिन हो। थॉरफिन उसे पुरानी बातें याद दिलाता है। वो कहता है तुमने एक बार कहा था कि तुम एक यूटोपिया बनाना चाहते हो, एक ऐसी जन्नत जहाँ सफरिंग झेलने वाले लोग भी पीस से जी सके। कैनूट धीरे से जवाब देता है हम दोनों ने बहुत किलिंग की है, कि तुम्हें लगता है हम जैसे लोग जन्नत बना सकते हैं? सिर्फ वही जन्नत बना सकता है जो गॉड की बात माने, लेकिन अगर दुनिया मेरे रास्ते में आई तो मैं गॉड से भी लड़ूंगा। ये सुनकर थॉरफिन गुस्से में कहता है तुम्हें गॉड से जो जंग लड़नी है लड़ो, लेकिन इस फार्म पर जो खून बहा है उसकी कीमत कौन चुकाएगा? तुम सिर्फ ये जमीन छीनना चाहते थे, अगर तुम खुद इन खेतों में हल चलाते और फिर कोई सब कुछ तुमसे छीन लेता तब तुम क्या समझते? कैनूट फिर पूछता है तो तुम मुझे रोकोगे कैसे? मार दोगे जो तुम कर नहीं सकते? थॉरफिन शांत होकर कहता है अगर तुम नहीं रोकोगे तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा, मैं बहुत दूर भाग जाऊंगा। कैनूट हैरान होकर कहता है तुम जैसा वॉरियर भागने की बात कर रहा है? थॉरफिन जवाब देता है मैं एक ऐसी पीसफुल जगह बनाऊंगा जहाँ वो लोग रह सके जो तुम्हारी यूटोपिया में फिट नहीं बैठे, और अगर तुम ऐसे लोगों को मारते रहोगे तो उन्हें बचाने वाला कोई होना चाहिए, तो उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कैनूट पूछता है तुम वो कैसे अचीव करोगे जो मेरे मेथड्स भी नहीं कर सके? थॉरफिन कहता है मेरे पास तुम्हारी तरह पावर्स नहीं है, इसलिए कम से कम तुम और खून खराबा मत करो वरना मेरा काम और मुश्किल हो जाएगा। कैनूट हल्का से मुस्कुराता है और कहता है आज तक किसी ने मुझे इतनी चैलेंजिंग बात नहीं की है। इसके बाद वो वॉर रोक देता है और अपनी आर्मी को रिट्रीट करने का ऑर्डर देता है। धीरे धीरे इंग्लैंड के लोग भी उसे अपना किंग एक्सेप्ट करने लगते हैं। बाद में थॉरफिन और एनार फार्म के सब लोगों को फेयरवेल बोलते हैं और एक नए सफर के लिए निकल पड़ते हैं। जाते वक्त स्नेक उन्हें चिल्लाकर बताता है वैसे मेरा असली नाम रोवाल्ड है और मैं ग्रिम का बेटा हूँ। उसके बाद ओमार फार्म संभालने लगता है और स्नेक भी वहीं रुककर काम करता है। फिर थॉरफिन लीव के साथ अपने विलेज वापस पहुंचता है आइसलैंड। इतने सालों बाद वो किसी को पहचान नहीं पाता और गाँव वाले भी उसे नहीं पहचानते। लीव थॉरफिन की बहन येल्वा को बताता है मैं थॉरफिन को वापस ले आया हूँ। जब थॉरफिन उसे मिलने जाता है तब येल्वा सीधे उसके मुंह पर एक लात मार देती है और कहती है तुम थॉरफिन हो ही नहीं सकते, थॉरफिन तो कब का मर चुका है। उसके बाद थॉरफिन अपनी माँ से मिलता है और वो उसे तुरंत पहचान जाती है। रात में येल्वा दोबारा उसके पास आती है और उसकी पिटाई करती हुए पूछती है इतने साल क्यों लगा दिए वापस आने में। फिर थॉरफिन अपनी फैमिली को शुरू से लेकर एंड तक पूरी कहानी सुनाता है। उसकी माँ उससे कहती है तुम्हारे फादर और मैं भी एक पीसफुल जगह की तलाश में अपने पुराने विलेज छोड़कर आई थी, तुम्हें भी अपना सपना पूरा करना चाहिए, विललैंड जाओ और एक पीसफुल लैंड बनाओ। और एंड में थॉरफिन अपना लुक और पर्सनैलिटी चेंज कर लेता है और निकल जाता है एक नए सफर पर।